अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन अमंग एनिमल्स को डिस्कस करना शुरू किया था। उस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स हैं, एक ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं उनके अंदर हमने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस डिस्कस करना शुरू किया था। तो उसके अंदर हमने देखा कि मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर कैसे साल्ट्स को एक्सक्रीट करके अपना इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस और होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। उसी लेक्चर के अंदर हमने शुरू किया था कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है, यानी कि इस एग्जांपल को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि अगर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर देखें, इफ वी टॉक अबाउट द फिश, तो फ्रेश वाटर में रहने वाली जो फिश है इसको किस चीज की ज्यादा अवेलेबिलिटी है? इसको अवेलेबिलिटी ज्यादा है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। और किस चीज की इसको कमी का सामना हो सकता है? वो है साल्ट्स। अब ये जो फ्रेश वाटर फिश है इसका इंटरनल होम्योस्टैटिक कंडीशंस को मेंटेन करने का फिजियोलॉजिकल मेथड एंटायरली डिफरेंट है किससे, जो कि मेराइन वाटर फिश है। यहां पर फ्रेश वाटर की कंडीशंस के अंदर आई हैव टोल्ड यू देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, बट along with this there is a loss of salts through the urination. How they can compensate this loss of salt from the body? Students, यहां पे इनके अंदर रिस्पॉन्स इस तरह से है कि इन्होंने अपने इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो साल्ट्स हैं उनको एक्टिवली अपनी बॉडी के इनसाइड लेके जाना होता है। यानी द साल्ट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट्स आर टेकन इनसाइड द बॉडी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। अब साल्ट्स को तो इस तरह से इन्होंने अपने अंदर स्टोर कर लिया, लेकिन इसी के साथ एक और इशू है, एक प्रॉब्लम है, एक खतरा है कि जब इनकी बॉडी के अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, यूरिनेशन के प्रोसेस से उन्हीं साल्ट्स के रिमूव हो जाने का खतरा है। मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर पानी के लॉस का खतरा था क्योंकि वहां साल्ट्स ज्यादा है, जबकि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट्स के रिमूव हो जाने का खतरा है क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। जब वो पानी यूरिनेशन के जरिए बॉडी से बाहर जाएगा तो उसमें साल्ट्स भी रिमूव होने का खतरा है। हाउ दीज एनिमल्स कैन कंपनसेट दिस प्रॉब्लम? सो स्टूडेंट्स, यहां पे जो फिश है फ्रेश वाटर के अंदर, इसने लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूराइन एक्सक्रीट करना होता है। यानी डाइल्यूट यूराइन यू नो, यानी अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मैक्सिमम है, लेकिन यूराइन के अंदर बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर जो है वो साल्ट्स या नाइट्रोजनस बेस वो बाहर जा रहे होते हैं। अब डाइल्यूट यूराइन पैदा करना इसलिए है क्योंकि बॉडी को पानी की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है, इनको पानी की शॉर्टेज का खतरा नहीं है। इनको खतरा यह है कि यूरिनेशन के प्रोसेस से किस चीज का लॉस होने का खतरा है? साल्ट्स का, क्योंकि बॉडी के अंदर साल्ट्स का होना भी एक रिक्वायरमेंट है। साल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं, लिहाजा उनको कंजर्व करना है, उनको बचा के रखना है। तो उसकी कंपनसेशन ये कैसे करते हैं कि ये साल्ट्स को अपनी एनवायरनमेंट से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की ना वर्टिब्रेट्स की,
जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर है। इफ वी टॉक अबाउट some examples of invertebrates, as you know, amoeba, paramecium, यानी कि ये वो प्रोटिस्ट हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चूंकि ये भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो इन प्रोटोजोआस के अंदर क्या मैकेनिज्म है पानी को रेगुलेट करने का या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास कौन सी चीज है? यू नो, इनके पास मौजूद है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये लफ्ज आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है किन के अंदर, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। हमने दो प्रोटिस्ट की एग्जांपल को यहां डिस्कस किया, अमीबा और पैरामीशियम। लिहाजा ऑस्मो रेगुलेशन चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो भी अपने अंदाज से कर रहे हैं, जिसपे हमने एग्जांपल ली कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और वर्टिब्रेट्स भी अपने अंदाज से कर रहे हैं, जो कि हमने यहां पे सीखा कि साल्ट्स को एक्टिवली इनसाइड द बॉडी टेक इन किया जाता है, स्टोर किया जाता है, साथ ही एक्सेस ऑफ वाटर को डाइल्यूट यूराइन की शक्ल में बॉडी से निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। हमें पता है कि जमीन के ऊपर जिस चीज की कमी का सामना होगा वो है वाटर। सो व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एडेप्टेशंस अमंग टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंटल कंडीशंस? स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर यानी जो जमीनी मखलूक है, उसको सबसे बड़ा इशू और खतरा किस चीज का है? सनलाइट डायरेक्टली जो है उनकी बॉडीज को हीट पहुंचाती है, लिहाजा वहां पे खतरा है। देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर बाय द एवापोरेशन। सो एवापोरेटिव प्रोसेस से बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट है इसके रिमूव हो जाने का खतरा है। अब इसका कोई मैकेनिज्म है या नहीं कि बॉडी के अंदर पानी को कंजर्व किया जाए? क्योंकि पानी जो है वो बॉडी के अंदर कंजर्व नहीं होता तो सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो रुक जाते हैं। इवन के एंजाइम्स का काम नहीं करते। हमें पता है कि एंजाइम्स नीड एक्वाटिक मीडियम फॉर देयर रिएक्शंस। So how this loss of water by the evaporation is compensated among terrestrial environmental conditions? Students, इसके लिए कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसा कि अगर हम इनवर्टिब्रेट्स को देखते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी की प्रोटेक्शन की जाती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 10 के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा, जब आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों ने पढ़ा कि उनके अंदर एक वैक्सी एक्सोस्केलेटन मौजूद है। सो वैक्सी एक्सोस्केलेटन, वैक्सिस से बना हुआ एक स्ट्रॉन्ग किस्म का हार्ड एक्सोस्केलेटन क्या क्या काम करता है? भाई अगर वो स्केलेटन है तो वो सपोर्ट भी करवाता होगा, वो मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करता है। Apart from all of these characteristics, what is another role of this exoskeleton? Students, इस exoskeleton का सबसे बड़ा रोल ये है कि उसके अंदर वैक्सी लेयर्स होती हैं जो बॉडी से बाहर वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। सो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर ये जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं या जितने बाकी आर्थ्रोपोड्स हैं, आप देखते हैं कि मैक्सिमम के ऊपर क्या है? एक हार्ड किस्म का एक्सोस्केलेटन मौजूद है। वो एक्सोस्केलेटन वाटर को एवापोरेटिव लॉस से बचाता है या पानी के लॉस को बचाता है। किस तरह से? जो एवापोरेशन के जरिए पानी का लॉस हो रहा होता है। सो ये एक्सोस्केलेटन अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से देखना चाहते हैं तो यस, ऑफ कोर्स दिस एक्सोस्केलेटन इज वर्किंग एंड हेल्पिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट आवर ओन स्किन, स्टूडेंट्स, यू नो
हमारी स्किन जो है वो मल्टी सेलुलर लेयर्स पर मबनी एक बड़ी मोटी तह है, जिसके अंदर डेड केराटिनाइज्ड सेल्स मौजूद हैं। केराटिन जो प्रोटीन है जिसने हमारी सारी की सारी अपर सरफेस बनाई हुई है। अब ये केराटिनाइज्ड स्किन जो है, इस स्किन का हमें क्या बेनिफिट है? स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह से स्किन का रोल है जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वैक्सी आउटर एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन का रोल है। उसी तरह से हमारे बॉडी के बाहर जो एक स्किन है, ये स्किन यहाँ पे अगर ऑस्मो रेगुलेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट करती है। स्किन के और भी काफी सारे रोल हैं, वो यहाँ डिस्कस करना मकसूद नहीं है। यहाँ चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन अमंग एनिमल्स, तो स्टूडेंट्स ये स्किन का होना ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। अब स्टूडेंट्स, अगर पानी के लॉस की कंपनसेशन हो रही है तो फिर पानी की अवेलेबिलिटी कहां से है? यानी बचाया उस चीज को जाता है जिस चीज की अवेलेबिलिटी हो पर उसके खत्म हो जाने का खतरा हो। स्टूडेंट्स, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसी फूड इनटेक करते हैं, जैसे हम लोगों की अगर हम बात करें तो हम ऐसे फ्रूट्स खा रहे होते हैं या हम मिल्क पी रहे होते हैं जिसके अंदर एक विजिबल और बहुत बड़ा कंटेंट पानी का मौजूद होता है। सो ड्रिंकिंग एंड टेकिंग मॉइस्ट फूड, इनके अंदर क्या एडेप्टेशन है कि वो पीने के लिए या खाने के लिए ऐसी फूड का इंतखाब करते हैं जिसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, कभी आपने तरबूज खाया हो या कभी आपने खरबूजा खाया हो तो आपको पता चला होगा कि उनके अंदर किस मिकदार में पानी मौजूद है। हम मिल्क पिए तो उसमें पानी है, हम फ्रूट्स को खाएं तो उसमें पानी है, दीगर जितने भी हम सोल्यूशन या शरबत वगैरह पीते हैं उनमें पानी है। लिहाजा पानी हमारी बॉडी में पहुंच रहा है। अब अगला काम यह है कि उसको कंजर्व किया जाए। तो कंजर्व करने के लिए अभी हमने रोल डिस्कस किया कि स्किन अपना रोल परफॉर्म कर रही है, साथ ही एक और जो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनको हम किडनी के नाम से जानते हैं। सो किडनीज जो हैं वो इस पानी की कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा रोल परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग इसी चैप्टर में आगे जाकर जानेंगे कि किडनीज जो हैं वो फिल्ट्रेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन करने के बाद एक एक्सेस ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब करके बॉडी के अंदर रख लेते हैं। अभी हमने वो पूरा एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसके अंदर किडनीज अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं पानी को कंजर्व करने के लिए, स्किन अपना रोल परफॉर्म कर रही है पानी को कंजर्व करने के लिए, हार्ट आउटर एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड के अंदर अपना रोल परफॉर्म कर रहा है किस चीज को? पानी को कंजर्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे कि डेजर्ट कंडीशंस के अंदर देखें तो हमें एग्जांपल मिलती है कैंगरू रैट्स। ये कैंगरू रैट्स ऐसे सीड वगैरह खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं और वो बज़ाहिरन कोई पानी नहीं पीते। क्या एग्जांपल बताई? कैंगरू रैट। सो कैंगरू रैट डेजर्ट कंडीशंस के अंदर रहते हैं, वहां पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, लिहाजा कुदरत ने उसको एडेप्टेशन क्या दी है तो उन्होंने ऐसी फूड खाना होती है जिस फूड के अंदर ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसा कि काफी सारे सीड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिकली जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का एंड रिजल्ट ये होता है कि वाटर प्रोड्यूस होता है। सो दीज कैंगरू रैट्स एंड मैनी अदर एनिमल्स are dependent upon the metabolically produced water inside them।
लिहाजा वो अपनी बॉडी के अंदर जो पानी खुद पैदा होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस से, उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको सहराई हालात के अंदर, सहराई कंडीशंस के अंदर इस पानी की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं होती। अब स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, जमीनी माहौल के अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की कि लॉस ऑफ वाटर को, जो कि एवापोरेशन के जरिए लॉस होने का खतरा है, किस तरह से कंपनसेट किया जाता है। आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल वैक्सी एक्सोस्केलेटन की हमने बात की, हमने यहाँ पर केराटिनाइज्ड स्किन की बात की, हमने यहाँ पर किडनी के रोल की बात की, या हमने यहाँ पर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड की बात की। ये सारी वो सलाहियत है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल अपने अंदर पानी को कंजर्व करते हैं, यानी कि लॉस ऑफ वाटर को बचाते हैं, अपने आप को महफूज रखते हैं। यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर एक वाज़ेह एबिलिटी मौजूद है, दे कैन टॉलरेट द लॉस ऑफ वाटर एंड दिस इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। एक पूरी की पूरी स्टूडेंट्स बायोलॉजी के अंदर टर्म है एनहाइड्रोबायोसिस। वो वाली एबिलिटी, वो वाली काबिलियत, वो वाली सलाहियत जिसमें लॉस ऑफ वाटर से बचा जाए या बचाया जाए, इसको कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। अगेन आई कैन डिफाइन द एबिलिटी अमंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स to prevent their bodies from the loss of water is called anhydrobiosis. Dear students, यहाँ तक मुख्तलिफ environments के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ है। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में मजीद इस होम्योस्टेसिस के चैप्टर में जो अगले लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी इसी टॉपिक को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर जो है ऑस्मो रेगुलेशन, उसको बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस किया। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने फ्रेश वाटर के अंदर डिस्कस किया वर्टिब्रेट्स को और इनवर्टिब्रेट्स को। इसी तरह से फिर हमने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर डिस्कस किया इनवर्टिब्रेट्स को और वर्टिब्रेट्स को, और एट द एंड हमने सीखा कि व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस, द एबिलिटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर। इंशाअल्लाह अजीज आने वाले लेक्चर्स में दोबारा मुलाकात होगी। ये जितने भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं तमाम को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें और इनको शेयर भी करें, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स में दोबारा मुलाकात होगी। आपकी समाअतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।